नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत एक लाजवाब हैरान कर देने वाली मैं कहानी लेकर के आया हूँ कि एक राजा अपनी इस बेटी का विवाह जो एक बंदर के साथ क्यों कर देते हैं। जब मैंने इस कहानी को सुना तो मैं भी दंग रह गया, और वाकई जब आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे ना तो वाकई आप भी दंग रह जाएंगे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते होंगे, भगवान पर विश्वास करते होंगे, आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम जरूर ही लिख दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस घटना को, इस कहानी को बिना देरी के अब शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा जो अपने नगर में, अपने राज्य में वह राज करता था। राजा अपने सभी प्रजा का हित के बारे में हमेशा सोचता था। कभी जो किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का अहित नहीं किया। यहाँ तक कि उसके राज्य में अगर किसी गरीब को भी अगर कोई दुख दर्द हो जाते थे तो वह उसकी सहायता अवश्य ही करता था। सबको एक नज़र से देखता था। इसलिए उस राजा के राज्य में जो प्रजा थे अपने राजा से बहुत ही खुश रहते थे। राजा इतना ही नहीं, अगर कोई उसके राज्य में कोई प्राणी हो, कोई बेजुबान जानवर हो, अगर उसको भी किसी प्रकार का दर्द होता है तो बस उसकी भी वह सहायता करने अवश्य चला जाता था। इस तरीके से उस राजा का जो है बहुत ही दूर दूर तक नाम था, बहुत ही अच्छा। सभी लोग उस राजा से बहुत ही प्रेम करते थे, और सब लोग राजा से डरते नहीं थे बल्कि राजा से प्रेम करते थे, राजा की बातों को मानते भी थे। इस तरीके से वह राजा अपने राज्य में बड़ा ही सुखी से रहता था। राजा की रानी भी थी और राजा की एक पुत्री भी थी। एक बार राजा ने अपने सैनिकों के साथ में जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और कहते चलो वहां पर कुछ देखा जाएगा, शिकार किया जाएगा और अपने इस राज्य में कुछ खूबसूरत जंगली जानवरों को भी पकड़ करके लाया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इसलिए वह राजा जो अपने उन सैनिकों के साथ में चल करके जंगल में जाते हैं और जंगल में एक जगह जाकर के वहाँ पर ठहरने का व्यवस्था बनाते हैं। और राजा पहले ही दिन जब वो ठहरने का व्यवस्था जहाँ पर बनाए थे तो पहले खाने पीने की व्यवस्था बनाते हैं। लेकिन जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था बनाते हैं तो वहाँ जगह से थोड़ी सी कुछ दूरी पर एक जो है बंदर आकर के वहाँ पर बैठ जाता है। वह बंदर बिल्कुल ही इन सब को बहुत ही ध्यान से देखता था, खूबसूरत एक टकटकी लगा करके देखता था। खाना बन गया। जब खाना बन गया तो राजा साहब, उसके सैनिक सभी लोग जो खाने के लिए तैयार हुए, तो सैनिकों ने राजा साहब को ले जा करके भोजन दिया। राजा साहब ने कहा करे हमें भी भोजन दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन सामने तुम लोगों को नहीं दिखा दे रहा है कि वहाँ पर एक बंदर भी बैठा हुआ है। उस बंदर को भी तो भोजन दे दो, हो सके वह भूखा हो और तभी से यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ से कहीं गया नहीं है। उस बंदर को भी भले भोजन दो। उनके सैनिकों ने जो भी भोजन था, पकवान बनाए थे जंगल में, उसको एक जो है पेड़ की पत्ती पर उस भोजन को ले जा करके देते हैं। वह बंदर जो है उस भोजन को लेता ही नहीं है, बल्कि तुरंत वहाँ से एक जमीन पर उतरता है और उस जमीन पर जो है पत्थर से लेकर के लिखता है कि मुझे इस प्रकार से भोजन मैं बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा। मुझे जैसा राजा के भोजन दिया गया थाली में, वैसे भी अगर मेरे को थाली में दिया जाएगा तो मैं भोजन करूंगा। फिर सैनिकों ने उसकी बात को राजा साहब से बताया। राजा साहब ने कहा तब तो बंदर बड़ा होशियार है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो बड़ा होशियार है। अवश्य ये बंदर कोई मामूली बंदर नहीं है। जैसा मेरे को खाना दिया गया वैसा ही उसे भी खाना दिया जाए। उसे भी थाली में अच्छे से निकाल करके भोजन दिया जाता है। रात्रि का समय होता है। जब रात्रि का समय होता है तो राजा का ठहरने का व्यवस्था बनाया जाता है। तो एक अच्छी सी जो है टेंट डाला जाता है। उस टेंट में जो है राजा के लिए अच्छे से व्यवस्था बनाए जाते हैं। तो राजा ने कहा उस बंदर को भी कहीं अपने पास में सुला लो, कहीं पर अगर नहीं कहीं जा रहा है तो उसको, तो फिर से उसको एक जगह दिया जाता है, बिस्तर दिया जाता है बाहर खुले में ही, वहाँ पर बैठ करके सोने के लिए। लेकिन फिर से वह बंदर लिखता है कि नहीं, मैं इस जगह पर नहीं सोऊंगा। जैसा राजा के लिए व्यवस्था बनाया गया, टेंट का व्यवस्था किया गया, अगर वैसे ही व्यवस्था अगर मेरे को किया जाएगा तो मैं अवश्य उसके अंदर जो सोऊंगा। फिर राजा से बात जब सैनिकों ने कहा तो राजा को मालूम है कि ये कोई बहुत ही अच्छा
और बहुत ही पालतू और बहुत ही बुद्धिमान बंदर है। इसलिए इसके लिए भी ठीक मेरे जैसा ही एक टेंट का व्यवस्था किया जाए और उसमें उस बंदर को सुलाया जाए। फिर टेंट का व्यवस्था अच्छे से करते हैं, अंदर से एक बेड भी बिस्तर भी लगाया जाता है और फिर जो है वो बंदर अंदर जा कर के ठीक सो जाता है। अब इस तरीके से 3-4 दिनों तक वहाँ पर राजा रह करके अपना जो कुछ भी काम करना था, जंगल की रेख देख करना था और कुछ भी वहाँ पर जो शिकार करना था, सारे के सारे काम वहाँ पर जब समाप्त हो जाते, जो उस साथ में बंदर भी रहता है। और जब जाने की बारी होती है तो राजा की हाथी सज धज करके सवार हो जाती है और राजा उस हाथी पर सवार होकर के अपने उस महल में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राजा ने कहा, रे उस बंदर को भी ले लो अपने साथ में, अपने महल में चलेगा तो बहुत होशियार बंदर है, बहुत बुद्धिमान बंदर है, लोग देखेंगे तो अचंभित होंगे और मेरी जो रानी वह भी देखेंगे तो अचंभित होंगे। इतना अच्छा बंदर जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, इससे भला अच्छा बात क्या हो सकती है। तो उस राजा ने अपने सैनिकों से जब कहा कि उस बंदर को लेने के लिए, तो फिर से बंदर ने लिख दिया कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं जा सकता हूँ। जैसा राजा साहब को एक हाथी की सवारी बनाएगी, वैसे अगर मेरे को अगर हाथी की भी सवारी बनाया जाए, एक अच्छी खासी सजी धजी एक हाथी का लाया था, मैं अवश्य उस पर मैं सवारी करके जाऊँगा। फिर राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक हाथी लाया जाए। और हाथी को सजा धजा करके लाया जाता है। फिर बंदर जो उस हाथी पर बैठ जाता है और राजा के राजमहल में ले जाते हैं। वहाँ पर जब राजमहल में देखते हैं तो लोग जो है बिल्कुल ही देख करके अचंभित हो जाते हैं कि एक बंदर को राजा साहब ले आ रहे बिल्कुल इज्जत से हाथी पर सवारी करते हुए। लेकिन भला अभी उस जो राजा के प्रजा थे वे लोग नहीं उस बंदर के बारे में जानते थे, राजा ही जानता था। राजा उस बंदर को अपने महल में ले गए बड़े ही साको शौक से और अच्छे से वहाँ पर भोजन किए, सब कुछ खाना पानी किए। तो राजा ने कहा कि देखो, ये बंदर जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ मेरे के बराबरी में ही सब काम करता है। ऐसा काम करो कि यहाँ पर जहाँ पर मेरा सिंहासन है उस सिंहासन के बगल में एक और सिंहासन रखा जाए ताकि यह बंदर जो वहाँ पर बैठा करेगा। फिर उस सिंहासन तो ठीक है। शाम का समय होता है, जब सोने की बारी आती है तो राजा ने कहा कि राजमहल में एक कमरे में ले जाकर उसके बंदर को सुला दिया जाए। लेकिन जब इस बात को कहा जाता तो तुरंत पास में पड़ी कागज कलम थी, वो बंदर दौड़ करके गया और उस कागज कलम को लेकर के आया। उस पर लिखता है कि नहीं राजा साहब, मैं इस तरीके से नहीं सो सकता। आप कहिए तो मैं अपने जंगल को वापस चला जाता हूँ। अगर आप मेरी सेवा नहीं कर सकते तो क्या जरूरत है, मैं चला जाता हूँ। तो कहा कहकर तुमको क्या चाहिए? तो फिर से बंदर ने लिखता है कि मेरे को आपके जैसी एक अच्छा सा महल चाहिए, फिर मैं वहाँ पर आराम से अपना एक आलीशान जिंदगी के जैसे मैं रहूँगा। और इस तरीके से राजा साहब ने उसके बंदर के कहने पर जो एक अच्छा सा आलीशान घर बनवाता, बिल्कुल अपने ही जैसे। और अब तो राजा अपने प्रजा का जो न्याय करता और ढेर दिन तक ये दिन चलता रहा। राजा अगर कुछ गलत चीज़ें कभी वो न्याय कर देता तो तुरंत बंदर उस कागज को लेकर के फाड़ देता था, फिर वह अपने सही न्याय लिखता था। बंदर समझ जाता था किसके साथ न्याय करना है, किसके साथ अन्याय करना। अगर राजा कभी कभी गलत करता था, कभी कुछ जो भगवान के खिलाफ वाले कुछ ऐसे अन्याय वाली अगर बातें करता था जिसमें किसी इंसान का जो अहित की बात होती तो वह बंदर तुरंत समझ जाता, तुरंत उस पर्चे को फाड़ देता था। और बंदर जो बहुत होशियार था, राजा साहब बहुत ही उस बंदर पर खुश थे। यहाँ तक कि उस राजा साहब की जो बांदी थी, जो रानी थी, उस रानी को जो है उस बंदर को देख करके बड़ा ही चिढ़ होने लगा, क्योंकि राजा साहब उस बंदर को अपनी बराबरी का दर्जा दे रहे थे। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा साहब को क्या हो गया है, इस बंदर को क्यों न ले जाते, फिर से जंगल में छोड़ते, इस बंदर को उस बोझ को लेकर के क्यों पाल रहे, भला इसके लिए सब कुछ करना। लेकिन जो राजा साहब थे और राजा साहब के दरबार में जो लोग थे, उन लोगों को बंदर की जो बुद्धिमानी थी वो चीज़ें समझ आ गए थे। राजा साहब को कितने बार भी वो गलत काम करने से वो बंदर ने बचाया है। तो राजा साहब उस बंदर की बुद्धिमानी को सलाम करते थे, बंदर की अहमियत समझते थे। लेकिन रानी को यह बात पसंद नहीं थी। रानी हमेशा उस बंदर से जलन करती थी। वह सोचती थी कि कब यह बंदर जो है हमारा राजमहल छोड़ करके चला जाए। उसके साथ रानी कभी सही से नहीं पेश आती थी। लेकिन एक बार की बात हुई कि रानी ने अपने बांदी से कहा कि देखो, मैं चाहती हूँ कि यह बंदर जो है हमारे महल से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। राजा साहब तो इसको जंगल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्यों ना इसको मार दिया जाए। रानी ने अपने बांदी से एक नौकरानी से
उस बंदर को मारने के लिए प्लान बनाती हैं और उसके खाने में जहर मिला करके उस दिन जो है उस बंदर को दिया जाता है। लेकिन जब उस बंदर के सामने जो है वह भोजन जाता है तो बंदर सूंघ करके पता कर लेता कि यह खाना में जहर मिलाया गया है। तुरंत जो है उसके बगल में हमेशा राजा साहब ने एक कागज और कलम जो हमेशा रख दिया रहता था। तुरंत वह राजा साहब के सामने ही उस बंदर ने उस कागज पर लिख देता है कि आपकी रानी ने मुझे मारने का कोशिश किया है, खाने में जहर मिला करके। ये आपकी रानी ठीक नहीं कर रही है। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ तो आपका राज्य पूरा बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, शायद आपको पता ही नहीं है। जैसे उस राजा को पता चलता है तो रानी के डांट फटकार लगाती है, अरे तुम्हें तो पता नहीं है आप क्या कर रही हैं। मैं इधर जो लोगों का हित के बारे में काम करता हूँ, प्राणियों की भलाई के बारे में सोचता, और आप ये जो मेरा प्यारा बंदर है आप इसको मारने की बात करिए। ऐसा बिल्कुल कभी कोशिश भी मत करिएगा, वरना हमारा पूरा राजपाट बर्बाद हो जाएगा। फिर एक बार जो है वह बंदर जो है घर में ही इधर उधर कूदा फांगी कर रहा था, लेकिन तब तक जो राजा की जो बेटी थी वो बड़ी हो गई थी। और वह राजा की बेटी जब अपने कमरे से निकल कर आती तो रास्ते में जब बंदर को देखती हैं तो बिल्कुल राजा की बेटी बस सुनी थी, लेकिन आज तक बंदर से कभी आमना सामना नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही राजा की बेटी जब उस कमरे से निकलती, सामने पड़ा बंदर, वो बंदर को देख करके तुरंत डर जाती है, चीखती है जोर से और चिल्ला करके वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है। वह बंदर उसके पास में आ जाता है, लेकिन तब तक राजा साहब भी और कुछ दरबारी भी वहाँ पर लोग आ जाते हैं। तो राजा साहब ने उस बंदर से कहा, करे भाई तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बेटी डर गई है। फिर उस रानी को, जो राजकुमारी थी, जो राजा साहब की बेटी थी, बंदर से इतना डर लग गया कि उस राजकुमारी को बुखार हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया, डर गई थी। उस बंदर नाम से इतना जो है उनको डर हो गया था, जैसे ही बंदर का नाम सुनते उनको डर आ जाता। लेकिन वह बंदर एक दिन जब वह राजकुमारी सोई हुई थी तो उनको वह ले जा करके चाय देता है, और चाय हाथ में लिए उस रानी को जो है उठाता है, जो राजकुमारी थी उनको उठाता है। और फिर से जब वह राजकुमारी जब देखती है कि बंदर जो चाय मेरे लिए ला रहा है, जरूर इसके लिए कुछ प्रेम है, स्नेह है, इसके अंदर भी एक दिल है। और इस दिन से जो उनकी पुत्री रहती, जो राजकुमारी रहती है, बंदर के अंदर से जो डर था वह धीरे धीरे डर खत्म होने लगता है। धीरे धीरे बंदर जो है उस राजकुमारी के भी कमरे में जाता, कुछ समय रहता और उनके साथ खेलता, और बिल्कुल ही कुछ समय में उनका डर जो बिल्कुल ही खत्म हो गया। इस तरीके से बंदर का और उस राजकुमारी के साथ में भी धीरे धीरे लगाव बढ़ जाता है। अब तो बिल्कुल ही डर नहीं लगता, उस बंदर के साथ में खूब खेलती कूदती सब कुछ कामें करते थे। लेकिन इधर रानी को शक हो गया कि ये जो बंदर है हमारी बेटी के पीछे लग गया है, अब हमारी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। अभी तक तो राजा को फंसाया था, अब तो राजा को छोड़े हमारी बेटी को ही अपने जाल में फंसा लिया। अब क्या होगा इससे, भला इससे क्या हो सकता है। उधर एक दिन वह बंदर जो है राजा की बेटी को एक कागज पर लिख करके देता है कि मैं तुमको बहुत ही पसंद करता हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। तो राजा की बेटी ने कहा, अरे भला मैं तुमसे घुल मिल गई तो क्या मैं तुमसे शादी कर लूं? अरे तुम बंदर हो, हाँ मेरे को पता है कि तुम बहुत अच्छे बंदर हो, बुद्धिमान बंदर हो, शुद्ध बंदर हो, लेकिन मैं इतनी नहीं, मेरी बुद्धि मार गई है कि मैं एक बंदर से शादी कर लूं। फिर से उस बंदर ने लिखा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा, पूरा जीवन मैं तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। तो उस राजकुमारी ने सोचा कि लग रहा है कोई बंदर में कुछ ऐसी है शक्तियां जरूर है जिसकी वजह से कह रहा है कि पूरा जीवन में किसी प्रकार का कष्ट दुख नहीं देगा। आखिर ऐसी क्या बात है खास में? वह राजकुमारी कहती ठीक है, सोच के बताएंगे, विचार करेंगे। फिर जो है कुछ दिन बीत जाते हैं और वह बंदर और राजकुमारी का मामला बड़ा ही ऐसे चलता रहता था। लेकिन एक दिन जो है वह रानी जो है अपने राजा से कहती कि देखिए जो आपका ये बंदर है ना, पहले तो ये आपके पीछे लगा रहा और धीरे धीरे ये आपके राज्य को भी कंट्रोल में कर लेगा, आपको यहाँ से सब खत्म कर देगा। आप लोग बंदर के इतने गुलाम हो गए।
पहले तो आपके पीछे लगा रहा, लेकिन देखिए अब वो आपकी बेटी के पीछे लगा, मेरी बेटी को अपने बस में कर लिया है। अब तो बेटी का उसी के साथ उठना बैठना सब कुछ कम कर रही है। बेटी को बिना उस बंदर के अच्छा नहीं लगता, आखिर कैसे क्या होगा। तो उस राजा ने कहा घबराओ नहीं, हम बंदर से बात करते हैं। तो राजा साहब ने बंदर को बुलाया और बंदर से कहा कि देखो भाई, तुम मेरे राज्य में आए, हमने तुमको सब कुछ अपने बराबरी का हक दिया, खाने से लेकर के पीने तक, घर का हर चीज़ का मैंने व्यवस्था तुम्हें अपने बराबरी का दिया। लेकिन बस मैं एक बार मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का जो पीछा कराना, मेरी बेटी के साथ में जो क्रीड़ा करता है, यह मेरी रानी को ठीक नहीं लगता है। कृपया तुम मेरी बेटी का साया छोड़ दो। तो उस बंदर ने कागज कलम तुरंत लिया और लिखा कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, आप जो मेरी शादी अपनी बेटी से कर दीजिए। राजा ने कहा कि अरे ये क्या बात कर रहे हो, मैं अपनी बेटी का शादी भला मैं बंदर से कैसे कर सकता हूँ। बस उस बंदर ने तुरंत जो है राजा के म्यान में जो बगल में तलवार रखी थी, तुरंत वह तलवार निकाल लेता है और कहता है कि राजा साहब, अगर आपने अपनी बेटी की शादी अगर मेरे साथ नहीं की तो बस मैं मार दूंगा। तो राजा साहब ने कहा कि बंदर बहुत होशियार है, कि ये तो मेरे को मार भी सकता है, और जैसा मेरी रानी कही थी अब तो ये कुछ भी कर सकता, फिर से मेरे को मार करके मेरी बेटी से शादी भी कर लेगा, मेरे को क्या पता। तो राजा साहब ने कहा मुझे कुछ वक्त दो, मेरे को कुछ समय दो, मैं सोच समझ के मैं इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। वो बंदर ने कहा चाहे कुछ भी जवाब दीजिएगा, मेरे को आंसर हाँ में ही चाहिए। वो राजा साहब गए और बहुत ही चिंतित थे कि आखिर ऐसा कैसे होगा, क्या होगा। तो बड़े ही चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटी के पास में गए और कहें कि देखो बेटी, ये बंदर ऐसे ऐसी बातें कर रहा है, और बंदर जो है मेरे को मारने तक धमकी दे दिया। अगर मैं अपनी बेटी के साथ शादी जो बंदर से नहीं करूँगा तो बेटी वह मेरे को मार देगा। ठीक है, मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी बेटी का शादी जो है उस बंदर से नहीं कर सकता हूँ। उस बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी, आप ऐसी बातें क्या कर रहे हैं, आप एक राजा है, आप लोगों के चहेता है, आप मेरे ही पिता नहीं बल्कि सभी जो इस राज्य के जो प्रजा है आप उसके बहुत ही नज़दीकी हैं। सारी की सारी प्रजाएं आपसे प्रेम करती है, भला इस राज्य का देखभाल कौन करेगा। तो उस राजा ने कहा बेटी, लेकिन मैं तुम्हें क्या अपनी बेटी की शादी एक बंदर से कर सकता हूँ, भला अपनी बेटी की जिंदगी को मैं कैसे जो अंधेरे में धकेल सकता हूँ। राजा साहब की बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं उस बंदर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, भले ही क्या हो जाएगा, कुछ दिन की दिक्कतें बात होगी, लेकिन वह हमेशा हमसे भी कहता है कि तुम उससे शादी कर लो, मैं किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं दूंगा, सारे के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, हर तरीके का मैं सुख दूंगा। पिताजी, अगर वह बंदर ऐसा प्रॉमिस करता है तो क्यों ना आप मेरी शादी जो उस बंदर के साथ कह दीजिए करने के लिए, आपकी जान रहेगी पिताजी, तो सब कुछ है। फिर जो है राजा ने अपनी बेटी की शादी जो है उस बंदर के साथ में कर देती है। अब वह बंदर और राजकुमारी दोनों जो है अपने उस महल में लेकर के चला जाता है, और जब वह महल में चला जाता है, पास में ही कुछ दूरी पर जब महल था, तो जो अगल बगल की जो प्रजा थे, लोग थे, रानी थी, सब लोग ये देखते थे कि जो मेरी बेटी जो राजकुमारी है उस बंदर के साथ में बड़ा ही खुश रहती है, और लेकिन वह इस बंदर के साथ में कैसे खुश रह सकती है। जो रानी थी उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। वह जब देखती तो बंदर तो उछलता कूदता रहता है, घर में पड़ा रहता है, इधर उधर चलता रहता है। राजकुमारी खाना बनाती है, खाना देती है, सब कुछ करती है, लेकिन मेरी जो राजकुमारी बेटी है वह इस बंदर के साथ में कैसे खुश रह सकती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह समझ नहीं आता है, और रानी एक दिन जो है अपनी बेटी के घर पर, अपनी बेटी के महल में जाती हैं और छुपके से उसके कमरे में घुस करके एक कोने बैठ जाते हैं रात्रि के समय में। और जब रात्रि के समय में कोने में बैठ जाती हैं, तो जब रात्रि होता है तो कुछ समय बाद ऐसा आवाज आता है कि कोई जो है पुरुष मेरी बेटी से बात कर रहा है। तो उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो बंदर और पुरुष कैसे आखिर कमरे में बंदर चला गया, और कैसे कमरे में वह बंदर जो इंसान बदल सकता है क्या। तो रानी ने
कोई इस बात पर भरोसा नहीं हुआ तो वह जो है एक झरोखे से वह अपने बेटी के कमरे में देखती है। तो जब वह अपने बेटी के कमरे में देखती है तो वह देखती है कि एक अंदर जो खूबसूरत नौजवान युवक जो मेरी बेटी से प्रेम कर रहा है। वह तुरंत समझ जाती को हो रात्रि के समय में लग रहा है कि यह बंदर जो है इंसान बनता है और मेरी बेटी से प्रेम करता है। उस रानी को इतना खुशी होता है कि वाह, मैंने अपने बेटी की शादी कितना खूबसूरत नौजवान लड़के से किया है। मेरी बेटी इसीलिए खुश रहती है। आज मेरे को समझ आया कि मेरी बेटी का खुश रहने का राज क्या है। वो इतनी खुश हो जाती है। लेकिन तब तक जो है जो दरवाजा रहता है, दरवाजे के मुख्य गेट पर ही एक बंदर की खाल पड़ी रहती है। तो वह सोचती है कि आखिर दिन भर यह जो है मेरे जो दामाद है दिन भर आखिर ये बंदर की खाल पहन करके क्यों घूमते रहते हैं। ये बंदर की खाल है, इसको जला देंगे, खत्म हो जाएगा, न रहेगी बंदर का खाल, न ये जलेंगे। तो बंदर की खाल वह जो है रानी लेकर के चली जाती है अपने महल में और वहां पर जो इस बंदर की खाल को जलाना शुरू कर देती है। जैसे बंदर की खाल को जलाती है उसमें आग पकड़ता, तुरंत जो इधर जो है इस राजकुमारी के जो पति रहते हैं उसकी शरीर जो जलने लगता है। तुरंत राजकुमारी को समझ आ जाता है कि जो मेरे पति का जो खाल है उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई जला रहा है। और भगी भगी जो अपने पिताजी के घर पर जाती है तो देखती तो वहां पर मेरी माँ जो है उस बंदर की खाल को जला रही थी। जल्दी 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 उसको बुझाती है और जल्दी जल्दी जब उसको बुझा देती है और फिर जो है वह राजकुमारी अपने माँ से कहती है कि क्या माँ, आप क्या कर रही हैं? आपने तो मेरे सुहाग को ही बर्बाद कर दिया, आपने तो मेरे सुहाग को ही जला दिया। अरे कितना खुशी से हम लोगों की जिंदगी थी। हम तो बार बार आपसे कहते कि मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत करिएगा, हमारे घर पर मत आइएगा रात्रि के समय, लेकिन आपकी क्या जरूरत थी। और देखिए आज मेरे पति को ही आपने मार दिया, जला दिया। तुरंत वो रानी कहती है कि क्या बात कर, इसमें तुम्हारे पति के प्राण बसते थे? उसने कहा हाँ, इसमें मेरे पति के प्राण बसते हैं। और राजकुमारी भगी भगी फिर से अपने जब महल को पहुंचती तो वहां पर वो बिल्कुल थे ही नहीं। वहां से उसका जो शहजादा था चला गया था, कहीं दूर चला गया था। वो इधर उधर ढूंढती है लेकिन कहीं पर नजर नहीं आते। बस अब तो वह राजकुमारी अपने उस पति के प्रेम में पागल थी कि मेरा पति जैसा भी था ठीक था। दिन के समय में बंदर भले ही थे लेकिन रात्रि के समय में तो थे ना। वो अपने पति को जंगल जंगल दर दर जो भटक रहे थे, उधर रानी भी भटक रहे थे, लेकिन कहीं पर उसका वह शहजादा मिला नहीं। फिर जो है एक बार रानी बहुत ही उदास, बहुत ही मायूस होकर के, बेचारी की हालत खराब हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी अपने उस शहजादे के याद में, अपने उस पति के याद में। और वह जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे जो है बैठे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, आंखों से आंसुओं की धारा बहते जा रहे थे अपने उस पति के याद में। उस पेड़ के डाल पर जो दो पक्षी बैठे थे, चकवा और चकवी, चकोर पक्षी बैठे थे। दोनों चकोर पक्षी जो आपस में बातें कर रहे थे। एक चकोर कहता है कि जानती हो, जो मेरे प्रांत के, जो मेरे राज्य के शहजादे हैं ना, कहीं गायब हो गए थे और एक कितने दिनों के बाद वे वापस लौटे हैं, लेकिन उनका पूरा का पूरा शरीर जल गया है। किसी जलील इंसान ने मेरे शहजादे के शरीर को जला दिया, उनके शरीर पर पूरे के पूरे छाले पड़ गए। और लोग, वैद्य, हकीम, हर तरीके से लोग जो दवा कर रहे, इलाज कर रहे, राजा साहब अपने उस शहजादे का इलाज करवा रहे, लेकिन किसी का कोई दवा काम नहीं कर रहा है। तो उस चकोर की पत्नी ने कहा, क्या आपको पता है इसका कोई इलाज? उसने कहा हाँ, मेरे को तो पता है। ये जो जंगल में, ये जो इस पेड़ की जड़ में जो जड़ी बूटी दिख रही है ना, अगर इसके पत्तों को ले जाकर के गौमूत्र में पीस करके अगर उस शहजादे के शरीर पर लेप किया जाए तो अवश्य उसके ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस लेप को लगातार 40 दिनों तक अगर कोई उसको सही सलामत से रेख देख करे तो अवश्य वह शहजादे ठीक हो जाते। उस पेड़ के नीचे ही वह जो राजकुमारी बैठे हुए थे, वह समझ जाती कि अवश्य दोनों जो चकोर पक्षी है मेरे पति के ही बारे में कर रहे हैं। मैं किस जालिम इंसान की मैं बात जो कर रहा है वह दूसरा कोई नहीं, वह तो मेरी माँ ही है जिसने मेरे पति को जला दिया। वह जो है उस राज्य के में प्रवेश करती है और एक बिल्कुल ही अलग जो है अपना वेशभूषा बना करके, ताकि कोई उसे पहचान ना सके, एक वैद्य हकीम का बिल्कुल ही अपना रूप बना करके वो उस राज्य में प्रवेश करती है। और जो उस राज्य
में पहुंचती है तो उस राज्य के लोग काफी मायूस थे। जिस किसी से वे पूछती अरे भाई इस राज्य में क्या हुआ है, तो सारे के सारे लोग यही बोलते कि जो राजा का शहजादा था इतने दिनों से गायब था और वो आया भी तो उसके शरीर पूरा जला पड़ा है, किसी ने उसके जला दिया है। समझ नहीं आ रहा है, कोई भी दवा काम नहीं करे, आखिर उस राजा का शहजादा जो है कैसे ठीक होगा। और फिर पता करते करते राजा के दरबार में भी पहुंच जाती है और उस राज्य के भी राजा जो थे ना बहुत ही अच्छे थे। वो अपने शहजादे के इलाज के लिए अगर कोई भी आता था ना तो उसे बहुत ही सावधानी से इज्जत भाव से अंदर लेकर के जाते थे। फिर राजा ने अपने शहजादे के इलाज के लिए उस मेहमान को भी अपने घर के अंदर ले जाते हैं। तो उस जो वैद्य हकीम गए थे, जो नए शहजादी गई थी, जो राजकुमारी गई थी, जब उसने अपने पति को देखा कि बिल्कुल जले हुए, तो सोची कि गले मिल जाए। लेकिन चूंकि वह तो एक डॉक्टर, एक हकीम बन करके गए थे, वेशभूषा बदल करके गए थे, उनका सेवा पाने करने गए थे, इलाज करने के लिए गए थे। फिर जैसा कि उन चकोर पक्षी ने बताया था वैसा ही लेप बना करके वह गई थी और वहाँ के उस राजा साहब से कही कि मेरे को 40 दिन तक यह इलाज करना पड़ेगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपके महल में 40 दिन तक रह सकते हैं। तो राजा साहब ने कहा मेरा बेटा ठीक हो जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। फिर उस राजकुमारी ने वहाँ पर रह करके अपने उस पति का, उस शहजादे का बहुत ही अच्छे से खातिरदारी की, इलाज की। रोज जो सुबह शाम उनका शरीर धोती थी, लेप लगाती थी। फिर जो धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। 1 महीने में काफ़ी घाव जो है कवर करने शुरू हो गए। लेकिन जब घाव जो है ठीक होना शुरू हो गए, जो फूले फफूले पड़े हुए थे ठीक होने शुरू हो गए, तो उस शहजादी ने जो भेष बदल करके हकीम के रूप में गई थी, उसने कहा अगर आप ठीक हो जाएंगे तो जो आपके हाथों में जो यह अंगूठी है, क्या आप उस अंगूठी को मेरे को दे सकते हैं। उसने कहा मैं तो इतना ठीक हो गया हूँ, इतना मेरे घाव भरते जा रहे हैं। अरे तुम बात की बात क्या कर रही हो, अरे मैं बोलो तो अभी मैं निकाल करके दे देता हूँ। चूंकि वह शहजादा तुरंत अपने उस हाथों से अंगूठी और निकाल करके दे देते हैं और वह शहजादी भेष बदल करके जो गई थी अपने उस पतिदेव का, अपने उस शहजादे का बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करती, सब कुछ करती। फिर जैसे ही 40 दिन हुआ, अब तो वह राजकुमार और शहजादा बिल्कुल ही ठीक हो गए थे। और 40वें दिन जैसा कि चकोर पक्षी ने बताया था, वह लेप लगा करके वह वैद्य हकीम के भेष में जो गई थी वहां से वह रातें रात निकल जाती है। फिर अगले दिन वह राजा और शहजादा व राजकुमार, घर के अगल बगल के जो भी लोग थे, जो दरबारी थे, वे लोग जो है उस वैद्य हकीम को ढूंढते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता। तो राजा ने कहा अरे वह कौन सा था, भगवान का भेजा गया कोई शायद फरिश्ता ही था कि जो मेरे बेटे का आया, 40 दिनों तक रह करके मेरे बेटे की अच्छे से खातिरदारी की, ठीक कर दिया। और देखो आज मेरा बेटा का जो फफोले पड़े होते ठीक हो गए। वास्तव में कोई भगवान का भेजा गया फरिश्ता ही था। उसने तो मेरे से कुछ लिया ही नहीं, बल्कि तो मैं उसे अगर मेरा राज्य का आधा पाठ भी मांगता ना, कुछ भी मांगता तो मैं दे देती, लेकिन बस उसने तो कुछ लिया ही नहीं। शहजादे ने कहा बस एक अंगूठी लिया है और कुछ नहीं। इतना भला इंसान मेरे को कहाँ मिलेगा। भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते और अपने पिताजी से कहते पिताजी जरूरी आपने अपने जीवन में कोई नेक काम किया होगा जिसके वजह से कोई ऐसा भगवान का भेजा गया फरिश्ता था कि आज आया और मेरी जो ऐसे खातिरदारी करके मेरे जख्मों को भर करके चला गया। जब वह राजकुमार बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं तो वह उस महल को लौटता है। जब वह महल को लौटता है तो वह राजकुमारी जो बिल्कुल ही सोच में, निराश अवस्था में पड़ी हुई थी, अपने उस महल में अपने उस राजा को याद कर रही थी, अपने उस पति को याद कर रही थी। लेकिन जब वह राजकुमार अपने उस रानी के सामने जाता है बिल्कुल ही अच्छे लिबाज में, अच्छे खासे कपड़े पहन करके, तो राजकुमारी बहुत ही खुश हो जाती है और वह तुरंत जो है अपने उस पति को, अपने उस राजकुमार को गले लगा करके रोने लगती है कि आप कहाँ चले गए थे, इतने दिनों से मैं आपकी याद में पागल थी, मैं रो रो करके देखी मेरा शरीर की हालत कैसी हो गई, दुबले हो गए, अरे आप मेरे को छोड़ करके क्यों चले गए। तो उस राजकुमार ने कहा कि जब तुम्हारी माँ ने मेरे को जला दिया था इसलिए मेरे शरीर पर फफोले पड़ गए थे और मैं अपने पापा के पास में, अपने पिताजी के पास में, अपने राज्य में चला गया था। क्योंकि मेरे पिताजी भी एक राजा है,
फिर वहाँ पर एक ऐसा भगवान का भेजा गया कोई फरिश्ता आया जिसने मेरा इलाज किया 40 दिनों तक रह करके, लेकिन उस फरिश्ते ने मुझसे कुछ भी नहीं लिया सिवाय एक अंगूठी के। उस राजकुमारी ने कहा कि देखिए यह अंगूठी कहीं वही अंगूठी नहीं तो जिसने आपसे ली। तो उस राजकुमार ने कहा अरे ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आ गए? तो उस राजकुमारी ने कहा शायद आपको पता नहीं कि वह फरिश्ता दूसरा कोई नहीं था, मैं ही थी। मैं वेशभूषा बदल करके मैं आपकी जो देख रेख करने गए थे, मैं वह इलाज करने गए थे। भला मैं अपने पति से ही मैं कैसे कोई कीमत ले सकती हूँ? इसलिए मैं तो बस पहचान के लिए यह जो ये अंगूठी लेकर के आई हूँ। मैं अपने पति की रक्षा करके बहुत ही प्रसन्न हूँ और आज मैं आपके सामने हूँ और आज आप मेरे भी सामने सही सलामत है। भला आप भी मेरे को याद इतना करते थे कि आज देखिए जैसे ठीक होते ही आप मेरे पास चले गए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? तब तक जो कुछ समय में ही वहाँ पर राजा, रानी और राजा के सैनिक भी वहाँ पर चले आते हैं। और जब राजा ने उस राजकुमार को देखा तो बिल्कुल ही दंग रह गए, हैरान रह गए कि मेरी बेटी आखिर इस राजकुमार से ऐसे बातें क्यों कर रही है? हाथ में हाथ पकड़े हुए कभी गले मिलती तो कभी चूमती कभी कुछ करती। वो राजा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि मेरी जो राजकुमारी है, जो मेरी बेटी है, भला किसी गैर मर्द से ऐसे कैसे रह सकती है, ऐसे कैसे बातें कर सकती है? उस रानी ने कहा कि अरे आप सोच रहे ना यह कौन है? अरे आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ। यह दूसरा कोई नहीं है, यह वही बंदर है जिसके साथ आपने अपने बेटी के साथ शादी कर दी। राजा ने कहा ये बात क्या कर रही हो? तो राजा ने कहा कि अगर ये बंदर बना था तो फिर ये इंसान कैसे बना? राजा जो है उस युवक से पूछते हैं कि आप जो है एक राजकुमार है, लेकिन आप जो बंदर क्यों बन गए थे? तो उस राजकुमार ने कहा मैं तो इसके बारे में सोच रहा था कि कभी मैं अपनी पत्नी को बता ही दूं, लेकिन मेरे को भला मौका ही नहीं मिला। मैं सोचा कि जब शांति सुकून हो जाएगा, जब अच्छे से मेरे को समय मिलेगा तो अवश्य मैं अपनी रानी से बता दूंगा, अपने पत्नी से बता दूंगा। लेकिन तब तक आपकी पत्नी रानी ने मेरे खाल को जलाना ही शुरू कर दिया, फिर मेरे को यहाँ से भागना पड़ा। तो उस राजा ने कहा बताइए तो आखिर क्या कैसी घटना आपके साथ घटित हुई थी? तो उस राजकुमार ने कहा कि जब मैं युवक था तो मेरा भी जो पिता है एक राजा है और मैं जो है सैनिकों के साथ में जो है जंगल में शिकार करने गया, और जब मैंने एक हिरण को देखा तो उस हिरण के शिकार करने के लिए तीर धनुष लेकर के दौड़ाने लगा और फिर मैंने एक बार निशाना उस हिरण पर लगाया, और जब निशाना लगा कर तीर छोड़ा तो वह तीर उस हिरण को नहीं लगा। उस हिरण को तो तीर लगा नहीं, लेकिन वह तीर जो जाकर के एक बच्चे के पैर पर लग जाता है, उस बच्चे का पैर कट जाता है। मैं जो भगा जो है उस बच्चे के पास में जाते हैं तो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऋषि महात्मा जो उस जंगल में तपस्या कर रहे थे वह उनका बच्चा था। वो उस बच्चे से बहुत ही प्रेम करते थे। उसका पैर कट जाता है और वहां पर जब वह जाते हैं तो देखते हैं तो वह ऋषि महात्मा अपने उस बच्चे का पैर कटा हुआ देख करके तुरंत वह श्राप देते हैं कि जिसने भी मेरे बच्चे का पैर काटा है वह इंसान नहीं बल्कि बंदर बन जाए। और जैसे ही वह ऋषि महात्मा इस बात को कहते तुरंत मैं वहीं पर बंदर बन जाता हूँ, और जब मैं बंदर बन जाता हूँ तो तुरंत मैं उस ऋषि महात्मा के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगता हूँ कि हे महाराज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैंने तो जाने में नहीं किया, अनजाने में किया, मैं तो हिरण का शिकार कर रहा था, लेकिन हे महाराज आप मुझे माफ कर दीजिए। उस ऋषि महात्मा ने कहा जब मैंने बोल दिया है तो मैं इसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन जो उसका बेटा था, जो ऋषि महात्मा का जो बेटा था, उस लड़की को दया आ जाती है। कहते हैं कि पिताजी जब यह इतना विनती कर रहा है, इससे अपने गलती का आभास हो ही गया है, तो आप इसे माफ कर दीजिए। ऋषि महात्मा ने कहा देख तूने मेरे बच्चे का पैर काटा, लेकिन इसी को देख तुम्हारे ऊपर दया आ गई, तरस आ गई और कह रहा माफ कर दीजिए। लेकिन मैं अपने बेटे की बात मान करके मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा इस शरीर तो वापस अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने श्राप दे दिया। जब तुम्हारा यह शरीर जो है किसी लड़की से प्रेम करोगे, कोई लड़की तुम्हें प्रेम से हग करेगी, गले मिलेगी,
1 साल के अंदर अगर तुम्हारा विवाह जो किसी लड़की के साथ में अगर हो जाएगा, कोई लड़की तुमसे प्रेम करने लगेगी, उसी समय तुम्हारा यह शरीर जो है फिर से धीरे धीरे इंसान में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और तब से मैं जो है उस जंगल में 6 महीने जो बंदर बन के भटकता रहा और किसी का इंतजार करता रहा। फिर मैंने आप लोगों का साथ पाया और आप लोगों के माध्यम से आपके राज्य में आया। लेकिन जिस दिन आपकी बेटी, आपकी राजकुमारी ने मेरे को देखा और डर गई, उस दिन से मैं तो बस यही सोचा कि मैं बस आपकी बेटी से ही प्रेम करूंगा, आपकी बेटी से ही विवाह करूंगा और आपकी बेटी मेरे को फिर से इस तरीके से बना सकती है। और फिर आगे के बात आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ। इस तरीके से वह राजा, राजकुमार, रानी और रानी की बेटी सभी लोग जो खुश हो जाते हैं और वह राजकुमार अपने उस पत्नी को लेकर के अपने उस महल में चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वह राजा अपने उस दामाद के पास जाते हैं और कहते कि बेटा, मेरा कोई संतान तो नहीं था, बस एक ही बेटी थी और अब हम लोग बूढ़े हो गए, मेरा भी राज्यपाठ तुम अपने राज्य में शामिल कर लो और मेरी प्रजा का भली बात से रखवारी करना, देखभाल करना अब ये तुम्हारे हैं। अब हम लोगों का अंतिम समय हो गया है। इस तरीके से वह राजा अपना राजपाट अपने उस बेटी को दे देते हैं और फिर से उन लोगों का अंतिम समय भी आ जाता है। इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कथा आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। इस तरीके से बहुत ही सुंदर, मनमोहक, हैरान कर देने वाली अजीबोगरीब मैं कहानियाँ, कथाएं अक्सर मैं लाता रहता हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, ताकि इस तरीके की कहानियाँ, कथाएं आपको हमेशा मिलती रहें।